वो दोनों गहरी नींद में सोए हुए थे जब माहिरू का मोबाइल बज उठा था। माहिरू अल्तमिश के सीने से लगी सो रही थी। उसका हाथ अल्तमिश के सीने पर और अल्तमिश उसकी कमर के गिर्द बाजू हमायल किए उसे पूरी तरह खुद में भींचे हुए था, जैसे नींद में भी उसके दूर जाने का डर हो। माहिरू का मोबाइल ज़ोर शोर से बजता दोनों की नींद डिस्टर्ब कर गया था। माहिरू की नींद लेट सोने की वजह से पूरी नहीं हुई थी, इसलिए वो बिना फ़ोन पर ध्यान दिए अल्तमिश के सीने पर मुंह छुपाते दोबारा आंखें मूंद गई थी। माहिरू, तुम्हारा फ़ोन बज रहा है। अल्तमिश ने साइड टेबल से फ़ोन उठाते उसे मुखातिब किया था। अल्तमिश, प्लीज़ सोने दे। माहिरू मज़ीद उसके सीने में छुपती अभी उठने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। अल्तमिश ने झुककर उसके बालों पर होंठ रखे थे। सीने पर महसूस होती उसकी गर्म सांसें अल्तमिश पर फिर से सरूर भरी खुमारी तारी करने लगी थी। उसका दिल किसी शौक़ी भरी जसारत पर चाह रहा था, मगर वो इस वक्त उसकी नींद ख़राब नहीं करना चाहता था। वो जानता था उसे अपनी नींद कितनी अजीज़ है। जब माहिरू का फ़ोन एक बार फिर बजने लगा था। माहिरू, मैं तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ करने लगा हूँ, शायद ये तुम्हारे बॉस की कॉल है। अल्तमिश उसे बताकर फ़ोन बंद करने ही वाला था जब बॉस का ख्याल आते वो सीधी हुई थी। घड़ी पर टाइम देखते उसके 14 तबक रोशन हुए थे। वो भी सुबह के 6 का टाइम समझ रही थी जब घड़ी पर 1:15 का टाइम देख उसने जल्दी से अल्तमिश के हाथ से अपना मोबाइल लिया था। उसे यकीन नहीं आ रहा था वो इतनी देर तक सोती रही है। रूम की विंडोज़ पर पर्दे गिरे होने की वजह से अभी भी रात का टाइम ही लग रहा था। उसने आवाज़ को नॉर्मल रखते कॉल अटेंड किए थे। अल्तमिश की शौक निगाहें उसके जगमगाते खिले खिले चेहरे से उलझती उसे गुस्ताखी करने पर उकसा रही थी। माहिरू की आज 12 बजे मीटिंग थी, जो कि वो बहुत आराम से फरामोश कर गई थी। आई एम सॉरी सर, मेरे माइंड में ही नहीं रहा। आपको मेरी वजह से इतना वेट करना पड़ा। मैं अभी ऑफिस पहुंचती हूँ। माहिरू को अपने भूल जाने पर शर्मिंदगी महसूस हुई थी, जबकि अल्तमिश को उसका यूं किसी से सॉरी बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। वो होले से झुका था और माहिरू की गर्दन पर होंठ रखते एक शौक भरी जसारत कर गया था। माहिरू उससे ऐसी कोई उम्मीद नहीं कर रही थी। उसके हाथ से फ़ोन छूट कर नीचे गिरा था। उसने सुर्ख पड़ते अल्तमिश को घूर कर देखते फ़ोन उठाकर दोबारा अपने कान से लगाया था। जी सर, आप क्या कह रहे थे? माहिरू दोबारा पूछते शर्मिंदगी से बोली थी। वो क़य्यूम साहब की पहली कही बात पर अल्तमिश की जसारत की वजह से समझ ही नहीं पाई थी। मिस माहिरू, हमारी पहले भी ऑफिस में इस बारे में बात हो चुकी है कि अगर आप अल्तमिश ख़ानदान को हमारे चैनल पर इंटरव्यू देने के लिए राज़ी कर लें, मुझे नहीं लगता वो आपकी बात टालेंगे। क़य्यूम साहब अपनी बात दोहराते रसानियत से बोले थे। कल की अल्तमिश की माहिरू के लिए बेकरारी देख सबको अल्तमिश की नज़र में माहिरू की अहमियत का अंदाज़ा हो चुका था। अल्तमिश उसके बेहद करीब होने की वजह से क़य्यूम साहब की सारी बात सुन पा रहा था। उसे माहिरू को इस वक्त तंग करने में बहुत मज़ा आ रहा था, जिससे अल्तमिश की वजह से बात ही नहीं हो पा रही थी। उसने अब की बार माहिरू के चेहरे पर अपने होंठों का लम्स छोड़ा था। अल्तमिश, उसके लम्स की शिद्दत पर माहिरू के हाथ में मोबाइल लरज़ उठा था। उसका गाल बिल्कुल लाल हो चुका था। वो उसे पास रखने के लिए उसका नाम ऊंचा सा ले गई थी। जी मिस माहिरू, मैं अल्तमिश सर की ही बात कर रहा हूँ। क़य्यूम साहब उसकी सिचुएशन से बेखबर अपनी बात दोहराते हुए बोले। माहिरू ने अल्तमिश को घूरा था, जो बहुत मुश्किल से अपना कहका रोके हुए था। माहिरू की दुधिया रंगत लाल अंगारा होती दहक उठी थी। सर, उनको इंटरव्यू देना नहीं पसंद। मैं पहले भी एक बार उनसे बात कर चुकी हूँ। माहिरू ने दोबारा से अपनी जानिब झुकते अल्तमिश के होंठों पर हाथ रखते उसे मज़ीद किसी गुस्ताखी से बाज रखा था। मिस माहिरू, आप एक बार फिर कोशिश करें, क्या पता मान जाए। अगर वो मान गए तो आप सोच भी नहीं सकती हमारा कितना फ़ायदा हो सकता है। क़य्यूम साहब अब मिन्नतों पर ही उतर आए थे। माहिरू ने तंग आकर अल्तमिश की जानिब देखा था। जब अल्तमिश ने उसके हाथ में पकड़े मोबाइल के स्पीकर पर हाथ रखते उसके करीब हुआ था। अगर तुम मेरी कुछ शर्तें मान लो तो मैं तुम्हारे चैनल पर इंटरव्यू देने को तैयार हूँ। अल्तमिश उसके होंठों को अंगूठे से छूते उसकी जानिब देखता मायने खींची से बोला था। कैसी शर्त? माहिरू होले से मनमनाई थी। मैं डेमो दे देता हूँ। अल्तमिश उसके होंठों पर झुकाया था। माहिरू ने उसके सीने पर हाथ टिकाकर उसे वहीं रोका था। नहीं, मुझे इंटरव्यू नहीं लेना। माहिरू उसकी शर्त डेमो से पहले ही समझ गई थी, जो पूरी करना उसके लिए जान जोखिम में डालने के मुतरादिफ था। वो सोचकर ही जी जान से लरस गई थी। उसने फ़ोन लेकर ऑफ़ कर दिया था। मुझे कोई शौक़ नहीं है आपका इंटरव्यू लेने का। मैं इतना महंगा इंटरव्यू अफोर्ड नहीं कर सकती। माहिरू से घूर कर बोलते उसके हसार से निकलने के लिए मज़ाहमत करने लगे थे। अल्तमिश, आधा दिन गुजर चुका है। आपका आज उठने का कोई मूड नहीं है क्या? आज तो आपका इतना अहम जलसा भी है। माहिरू उठी थी जब वो उसे वापस खींच गया था और वो इसके सीने पर कोहनी टकाते खफकी से बोली। उसी के लिए ही तो बेस्ट विशेस लेनी है। मेरा अब तक का सबसे बड़ा जलसा है। तुम्हारा गुड लक चाहिए ताकि मुझे इसमें सबसे ज़्यादा कामयाबी हासिल हो।
अल्तमश उसकी जानिब मोहब्बत पाश नज़रों से देखते बोला। उसकी बात पर माहिरू होले से मुस्कुराती उसकी आंखों पर हाथ रखते उसकी जानिब झुकी थी और अपने होंठ उसके दोनों गालों पर बारी बारी रखते पीछे हटी थी। अल्तमश के होंठों पर दिलकश मुस्कुराहट बिखर गई थी। बस इतनी सी गुड लक? अल्तमश आंखों से उसका हाथ हटाते मसनूई हैरत का इजहार करते बोला। जितनी मिली है उस पर भी शुक्र मनाए, माहिरू उससे दूर होते बोली। कोई बात नहीं, बाकी मैं खुद ही ले लेता हूँ। ये थोड़ी सी गुड लक मेरी तशनगी मज़ीद बढ़ा गई है। माहिरू जो अल्तमश के ख़तरनाक इरादे देख खिसकने वाली थी, अल्तमश उसकी चोरी पकड़ता उसे वापस अपने करीब बेड पर गिराता उसके चेहरे पर अपनी शिद्दत और मोहब्बत के फूल खिलाता चला गया था। फरियाल, तुम्हारी शादी है इस हफ्ते, राइट? माहिरू उसे आज फिर ऑफिस आता देख सवालिया नज़रों से अब्रू उचका कर बोली। हाँ है, सबसे पहला कार्ड तुम्हें ही दिया मैंने। फरियाल उसकी बात में छुपा तंज नहीं समझ पाई थी। गधी, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि तुमने सिर्फ एक बारात वाले दिन की छुट्टी लेनी है क्या? इतने कम दिन रह गए हैं और तुम रोज़ मुंह उठाकर ऑफिस आ जाती हो। माहिरू फरियाल के अंदाज में अपनी शादी को लेकर किसी किस्म की कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखी थी और गुजरते दिन के साथ उसका चेहरा मज़ीद मुरझाया हुआ लगता था। ले लूँगी छुट्टियाँ, अभी तो कुछ दिन बाकी हैं। वैसे भी इलेक्शन करीब होने की वजह से वर्कलोड काफ़ी बढ़ गया है। ऐसे में मुझे अच्छा नहीं लगता एक साथ इतनी छुट्टियाँ ले लूँ। फरियाल थके थके अंदाज में उसके सामने सोफे पर बैठते बोली। माहिरू को अब उसके हवाले से तशवीश होने लगी थी। फरियाल, यहाँ देखो मेरी तरफ। माहिरू उसके पास आकर बैठते उसका चेहरा अपनी जानिब मोड़ गई थी। क्या प्रॉब्लम है? जुनैद की अम्मी ने फिर कुछ कह दिया है क्या, या इस उदासी की वजह कोई और है? माहिरू उसकी जानिब जांचती नज़रों से देखते बोली। नहीं, चची ने भला क्या कहना, जब से रिश्ता तय हुआ है वो तो हैरत अंगेज़ तौर पर कुछ ज़्यादा ही अच्छी हो गई हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। मुसलसल शादी की तैयारी में मसरूफ़ रहने की वजह से थकन हो गई है, इसलिए तुम्हें फ़ील हुआ होगा। फरियाल उसकी जानिब से निगाहें चुराते बोली, वरना उसका दिल तो चाहता अपनी बेस्ट फ्रेंड के मेहरबान कंधे पर सर रख कर दिल की हर बात कह दे। फरियाल, तुम सीधी तरह बताओ मुझे क्या मसला है? तुम जानती हो मैं इतनी आसानी से टलने वाली नहीं हूँ। माहिरू ज़िद्दी लहजे में बोली थी। वो इतना तो समझ चुकी थी कि कोई बात तो है जिसकी फरियाल ने इतनी टेंशन ली हुई है। बात बात पर मुस्कुराने वाली अब तो जैसे मुस्कुराना भूल चुकी थी। माही, मुझे लगता है मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। अब मैं क्या करूं? 3 दिन बाद मेरी शादी है। मैं अपनी कमिटमेंट मरकर भी नहीं तोड़ना चाहती, लेकिन मुझे लगता है मैं उसके बगैर भी नहीं रह पाऊंगी। उसने मुझे अपना आदी बना लिया है। जितनी केयर वो मेरी करता है, मुझे तो उसकी आदत नहीं थी। ज़िंदगी में खुद ही गिर कर उठना सीखा मैंने। हमेशा रोकर अपने आंसू खुद पूछे मैंने। फिर क्यों मेरे करीब आकर मुझे उस चीज़ का आदी बनाया, जब वो सब मेरी किस्मत में है ही नहीं। मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी माही, कभी नहीं। फरियाल उसके कंधे से लगी हिचकियों में रोते हुए बोली। माहिरू सकते की कैफियत में बैठी उसे दो लफ्ज़ तसल्ली के भी बोल नहीं पाई थी। फरियाल किसकी बात कर रही थी? वो तो शुरू से जुनैद को लाइक करती थी। फिर ऐसा कौन था जो उसके दोस्त के दिल के तार छेड़कर उससे दूर हो गया था? फरियाल, तुम किसकी बात कर रही हो? माहिरू उसको इस कदर तकलीफ़ में देख नहीं पाई थी। फ़िरोज़ खान, फरियाल का लिया जाने वाला नाम माहिरू को हिला कर रख गया था। वो आंखें फाड़े कितने ही लम्हे कुछ बोल ही नहीं पाई थी। तुम्हें मोहब्बत करने के लिए वो रोबोट ही मिला था क्या? माहिरू उसके दूर होने पर उसे घूर कर बोली। उसे रोबोट बोलकर रोबोट की तौहीन तो मत करो। अच्छा खासा चालाक और होशियार इंसान है वो। ऐसी ऐसी हरकतें और बातें हैं उसकी कि तुम सुन भी नहीं पाओगी। फरियाल फ़िरोज़ के ज़िक्र पर बेइख्तियारी भरी कैफियत में उसके बारे में बताती भीगी आंखों से मुस्कुरा रही थी। अच्छा, तो बात इस कदर बढ़ चुकी है कि खुफिया तरीके से बातें और हरकतें हो रही हैं। माहिरू उसे छेड़ते हुए बोली। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उस पर कभी ज़ाहिर नहीं किया कि मैं भी उससे मोहब्बत करने लग गई हूँ। फरियाल ने चेहरा झुकाते जवाब दिया। 1 मिनट, भी का क्या मतलब है? तुम्हारे कहने का मतलब वो भी लाइक करता है तुम्हें? अब हाँ मत बोलना वरना मुझ पर गशी तारी हो जानी है। माहिरू बेयकीनी की कैफियत में बोली। उसे फ़िरोज़ के हवाले से इनमें से किसी बात पर यकीन नहीं आ रहा था। वो रोबोट एहसासात और जज्बात भी रखता था। उसे लगता था वो इस दुनिया में आया ही सिर्फ अल्तमश के हुक्म फॉलो करने। माही, मैं झूठ क्यों बोलूँगी यार? फरियाल तप कर बोली। अच्छा सॉरी। फरियाल, अगर तुम वाकई फ़िरोज़ से मोहब्बत करने लगी हो तो एक बार अपने फ़ैसले पर नज़रसानी कर लो। फ़िरोज़ है तो वाकई एक जेंटलमैन। मेरे अल्तमश के साथ रह रहा है, अच्छा तो होगा ही सही। माहिरू संजीदगी से बोली थी, जबकि अल्तमश का जिक्र करते उसके होंठों पर दिलफरेब मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। मैं कुछ नहीं समझ पा रही माही। मेरा दिल फ़िरोज़ की चाहत कर रहा है, मगर मैं जुनैद को कैसे इनकार कर सकती हूँ? इतने सालों की कमिटमेंट है हमारी। शादी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, कार्ड्स बढ़ चुके हैं। अब मैं किसी सूरत बैक आउट नहीं कर सकती।
फरियाल का टेंशन के मारे बुरा हाल था। तुम मेरी दोस्त होकर इन सब बातों से डर रही हो। जानती हो मैं अपनी मोहब्बत की खातिर ऐन निकाह के टाइम भाग गई और तुम्हारे पास तो अभी 3 दिन हैं। सच्ची मोहब्बत ज़िंदगी में एक बार ही मिलती है। ऐसे ना हो अपने हाथों से गंवा कर सारी ज़िंदगी इसी गिल्ट में गुजारनी पड़ जाए। मेरा मशवरा है एक बार दोबारा सोच लो। माहिरू ने उसे मुखलसाना मशवरे से नवाजा था। फरियाल सर दोनों हाथों में गिराए बैठी गई थी। पता नहीं उसकी ज़िंदगी में आगे आने वाला मोड़ उसे किस ओर लेकर जाने वाला था। मसूरा हवेली से निकल गई और तुम सब में से किसी को पता भी नहीं चला। मैं अच्छे से जानता हूँ तुम में से ही किसी ने उसकी मदद की है, मगर बहुत गलत किया तुम लोगों ने। और मसूरा, उसे तो मैं ज़िंदगी भर माफ़ नहीं करूँगा। वो मेरी बेटी कहलाने। सुहेब गुलानी को जैसे ही मसूरा के सैयद हवेली जाने का पता चला था, उसका गुस्से से बुरा हाल था। इस वक्त भी घर के सब लोगों का जमा किए वो गुस्से से चिल्ला रहे थे, बस साईं, बहुत हुआ, अब मज़ीद मैं अपनी बेटी के बारे में कुछ नहीं सुनूंगी। सुहेब गिलानी गुस्से में मज़ीद बोले जा रहे थे, जबकि कुबरा बेगम ने अपनी जगह से खड़े होते उन्हें वहीं टोक दिया था। सबने ही हैरत और बेयकीनी से उनकी जानिब देखा था। जो औरत हमेशा अपने शोहर की हर गलत बात पर सर झुकाती आई थी, हर ज़्यादती बर्दाश्त करती आई थी, आज अपनी बेटी के हवाले से गलत अल्फाज नहीं सुन पाई थी। मेरी बेटी ने कोई गलती नहीं की, आपने हमेशा उसे बेटी नहीं खिलौने की तरह इस्तेमाल किया। जब दिल चाहा उसे उस रस्म की भेंट चढ़ाने का फ़ैसला कर दिया। जब अपने बेटे की गलती छुपाने की बात आई, उसे वनी में अपने दुश्मनों के हाथों में सौंप दिया। मैं तब भी कुछ नहीं बोली। अपने मफाद की खातिर उसके शोहर को मरवाने की कोशिश की और अब जब वो अपने शौहर के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो तब भी सिर्फ ख़ानदान की सारी जायदाद सरबराही अपने नाम रखने की खातिर उसे वापस उसी रस्म की भेंट चढ़ाने चले थे। वो किसी बेजान शय की तरह आपके हर नाजायज़ फ़ैसले पर सिर झुकाती आई और आज अगर उसने अपनी खुशी को देखते कोई फ़ैसला लिया तो वो दुनिया की सबसे बड़ी नाफरमान बेटी कहलाती गई। मेरी बेटी के बारे में कुछ कहने से पहले ज़रा खुद पर निगाह डाल कर देखें। अपने बेटे की हर नाजायज़ हरकत पर पर्दा डालते कब तक उन सब बातों को अजाले के तौर पर अपनी बेटी को कुर्बान करते रहेंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने मेरी बेटी के नसीब में ज़ाकवान रब्बानी जैसा इंसान लिखा, वरना मैं उसके साथ की गई ज़्यादती के लिए आपको कभी माफ़ ना करते। कुबरा बेगम आज ज़िंदगी में पहली बार अपने शौहर के सामने बोली थी और सुहेब गुलानी को कुछ बोलने के काबिल ही नहीं छोड़ा था। वो जो उनके इस तरह अपनी बात टोके जाने पर गुस्से से उन्हें देख रहे थे, उनकी पूरी बात सुनने और समझने के बाद सुहेब गुलानी सर उठाने के काबिल नहीं रहे थे। हमेशा खुद को मुआशरे के सामने मौजूद इंसान कहलाने वाले आज बीवी के आईना दिखाए जाने पर कुछ कहने के काबिल ही नहीं रहे थे। ख़वातीन तो पहले ही कुबरा बेगम की बात से मुत्तफिक थी, मगर आज बहुत से मर्द हज़रात की भी आंखें खुल गई थी। कुबरा बेगम अपनी बात कहकर जा चुकी थी। सुहेब गिलानी भी खामोशी से वहाँ से निकल गए थे। हमेशा अपनी अना को सरबुलंद रखने वाले उन अंदर से खोखले मर्दों पर उस एक औरत के अल्फाज भी काफ़ी भारी पड़े थे। सुहेब गिलानी और सज्जाद गिलानी का दिल जैसे किसी बहुत बड़े बोझ तले दब गया था। जो सज़ा वो अपनी बेटी को देना चाह रहे थे, सालों पहले वो अपनी इकलौती बहन को उसकी भेंट चढ़ा चुके थे, जिसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा उन्हें आज हो रहा था। कुबरा बेगम के चंद अल्फाज ही उनके आगे उनकी हकीकत बयान कर गए थे। माहिरू बेटा, मेरे पास आ जाओ। माहिरू ऑफिस में थी जब ज़ाहदा बेगम की कॉल मौसूल हुई थी। उसे उनकी भीगी कमज़ोर सी आवाज़ों से परेशान कर गई थी। मम्मा क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक है? मैं अभी आ रही हूँ। माहिरू चाहे उनसे जितनी भी नाराज़ और बदगुमान रहती, मगर वो उनसे खून का रिश्ता था उसका। उसके सगे माँ बाप थे वो। उनकी तकलीफ़ पर उसका दिल तड़प उठता था। माहिरू फ़ौरन उनकी तरफ जाने के लिए निकल गई थी। 15 मिनट बाद वो अपने घर की दहलीज पार करती अंदर आई थी। वही घर जिसको वो और माहिर खुशहाल देखना चाहते थे, मगर ऐसा कभी नहीं हो पाया था। माहिरू ने ड्राइंग रूम में कदम रखा था, जो इस वक्त बिल्कुल तारीकी में डूबा हुआ था। माहिरू का दिल खौफज़दा हुआ था। मामा कहाँ हैं आप? माहिरू उन्हें पुकारती आगे बढ़ी थी जब अचानक लाइट ऑन होते उस पर ऊपर से फूलों की बरसात शुरू हुई थी। माहिरू ने हैरत से सामने का मंजर देखा था, जहाँ ज़ाहदा बेगम और यूसुफ साहब एक साथ खड़े मुस्कुराते उसे ही देख रहे थे और उनसे कुछ फासले पर अल्तमिश खड़ा था। पूरा ड्राइंग रूम उसकी और माहिर की तस्वीरों से सजा हुआ था और दरमियान में पड़े टेबल पर केक रखा गया था। उसे क्रीम और माहिर को चॉकलेट केक पसंद था। वो हमेशा अपनी बर्थडे पर हाफ़ चॉकलेट और हाफ़ क्रीम केक ही लाते थे। आज भी उसकी उसी याद को ताज़ा किया गया था। मम्मा पापा आप लोग? माहिरू ने हैरानी भरी नज़रों से उनकी जानिब देखा था। उसे तो यही लगा था कि वो तलाक ले चुके, मगर उन्हें एक साथ देख उसका चेहरा खिल उठा था। माहिरू हैरत ज़दा सी करीब आई थी जब उन्होंने उसे बताया था कि वो लोग अलहदगी का फ़ैसला तर्क कर चुके थे। पिछली उम्र में ही सही, मगर उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि उन्होंने अपनी औलाद के साथ और अपने साथ भी बहुत गलत किया था। माहिर को तो वो वापस नहीं ला सकते थे, मगर माहिरू से की गई हर कोताही का अज़ाला करने की कोशिश कर सकते थे।
माहिरों ने उन्हें मज़ीद शर्मिंदा नहीं किया था। गुज़रे वक़्त में हुई गलतियों का अब तज़किरा करने का कोई फ़ायदा नहीं था। उन्हें एहसास हो गया था माहिरों के लिए यही काफ़ी था। माहिर को याद करके रोती ज़ाहिदा बेगम को गले से लगा गई थी। यूसुफ साहब ने भी आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया था। ये सीन कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो रहा है, मेरे ख्याल में अब केक काट लेना चाहिए। अल्तमश अपनी बीवी को एक बार फिर आंसू बहाते देख टूट गया था। माहिरों ने उसकी जानिब देखा था जब यूसुफ साहब ने माहिरों को बताया था कि वो दोनों ही अपनी जगह पशेमान थे, मगर अपनी ईगो ख़त्म करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। माहिरों ने अल्तमश के सामने कभी ज़ाहिर नहीं किया था, मगर वो उसकी उदासी नोट कर जाता था। माहिरों के अंदर वो कोई अधूरापन नहीं रहने देना चाहता था। उसी ने ही ज़ाहिदा बेगम और यूसुफ साहब से अपनी बेटी की खातिर ये बेजा अना ख़त्म करने की रिक्वेस्ट की थी। वो दोनों तो पहले ही पिघल चुके थे। अल्तमश के समझाने ने रहा सहा काम भी कर दिया था। माहिरों ने सारी बात सुनकर तशकर भरी नज़रों से अल्तमश की जानिब देखा था। अल्तमश ने इशारे से उसे आंसू साफ़ करने का कहा था। माहिरों नफ़ी में सर हिलाते खिलखिलाई थी। इतने वक्त बाद अपने माँ बाप को एक साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजारते देखने की उसकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी। आंखों से खुशी के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। अल्तमश उसके चेहरे पर बिखरे धनक के रंग देख मबहूत हुआ था। अल्तमश को महसूस हो रहा था हर गुजरते दिन के साथ वो इस लड़की का मज़ीद असीर हो रहा था। मसूरा ने हकीकत में ज़ाक़वान को हैरान करके रख दिया था। वो उसके मना करने के बावजूद हर वक्त उसके आगे पीछे फिरती रहती थी। जिस लड़की ने आज तो खुद हिलकर पानी तक नहीं पिया था, जो इतनी नाजुक थी कि उसके बाल तक उसकी मुलाजमा बनाती थी, वो एक तरह से ज़ाक़वान रबानी की मुलाजमा बनकर रह गई थी। ज़ाक़वान के बार बार टोकने के बावजूद वो उसका छोटे से छोटा काम अपने हाथों से करती थी। ज़ाक़वान चाहकर भी उसे इग्नोर नहीं कर पा रहा था। जिस तरह मसूरा उसको अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी, ज़ाक़वान चाहने के बावजूद उसकी मोहब्बत पर शक नहीं कर पा रहा था। उसका गुस्सा भी मसूरा पर हनूज़ था, मगर वो उससे नफ़रत नहीं कर पाया था, ना ही वो ऐसा कुछ चाहता था। ज़ाक़वान का ज़ख्म अब बिल्कुल ठीक हो चुका था। उसकी बैंडेज उतर चुकी थी। वो अब अपनी पहले वाली रूटीन पर वापस आ चुका था, जिसका मसूरा को ये नुकसान हुआ था कि वो अब रूम में कम कम ही आने लगा था। यही बात मसूरा के लिए परेशानी का बायस थी। हलीमा बेगम और हसना बेगम के अलावा बाकी घर वालों का रवैया उसके साथ बुरा नहीं था तो अच्छा भी नहीं था। उसे ऐसे इग्नोर किया जाता था जैसे वो इस घर का फ़र्द ही ना हो। उसका दिल इस सब पर बहुत दुखता था, मगर मसूरा हर बात बहुत सब्र से बर्दाश्त कर रही थी। ये सब उसका अपना किया धरा था, भुगतना भी उसी को भरना था। आज भी किचन में मुलाजमीन के सामने नरमीन उससे बहुत बुरे तरीके से पेश आई थी। मसूरा वहाँ से तो खामोशी से निकल आई थी, मगर रूम में आकर अपने आंसू नहीं रोक पाई थी। काफ़ी देर रोकर अपना दिल हल्का करने के बाद उसने अपना चेहरा अच्छे से धो लिया था। वो नहीं चाहती थी ज़ाक़वान को उसके रोने का ज़रा सा भी भिनक पड़े। ज़ाक़वान नीचे ही था। उसके ऊपर आने से पहले ही मसूरा ने अपने आप को काफ़ी हद तक नॉर्मल कर दिया था। ज़ाक़वान कुछ देर बाद ही नाश्ता करके रूम में आ गया था, मगर रूम में आते ही फिर कोई कॉल आ जाने पर जाने के लिए तैयार होने लगा था। मसूरा ने उसके लिए अपनी पसंद का क्रीम कलर का सूट निकालते उसकी जानिब बढ़ाया था। उसी लम्हे ज़ाक़वान की नज़र मसूरा के चेहरे पर पड़ी थी। एक नज़र में ही वो अंदाज़ा लगा गया था कि मसूरा रोई है। जो बात नाराज़ होने के बावजूद उसके दिल पर गिरा गुजरी थी। फ़ोन पर बात करते मसरूफ़ से अंदाज में मसूरा के चेहरे पर एक भरपूर नज़र डालते वो कपड़े थामते वॉशरूम की जानिब बढ़ गया था। वो हमेशा उसके निकाले हुए कपड़े छोड़कर कोई और ड्रेस निकाल कर पहनता था। आज पहली बार उसने मसूरा का दिया ड्रेस ले लिया था, जो बात मसूरा के लिए काफ़ी खुशी का बाइस थी। ज़ाक़वान नक्सक से तैयार वॉशरूम से निकला था जब मसूरा उसके लिए स्याह कोट लिए तैयार खड़ी थी। ज़ाक़वान खामोशी से उसके करीब आन खड़ा हुआ था। उसकी गहरी निगाहें मसूरा के चेहरे पर टिकी हुई थी। मसूरा अब हर वक्त नक्सक से तैयार ज़ाक़वान के दिल पर बिजलियाँ गिराने का काम किए रखती थी। इस वक्त भी वो महरून नेट की लॉन्ग शर्ट और कैपरी में हमरंग दुपट्टा और एक पाकीज़गी की मूरत मालूम हो रही थी। स्याह बाल जूड़े में ही कैद कर रखे थे, जिनसे कुछ शरीर लीटे निकलकर उसकी सुर्खियाँ झुलकाते चेहरे पर छेड़खानियाँ कर रही थी। अभी कुछ देर पहले ही चेहरा धोकर उसने कपड़ों के हमरंग मेहरून लिपस्टिक लगाई थी। ज़ाक़वान के लिए अपनी नाराज़गी बरकरार रखना बहुत मुश्किल हुआ था। तुम रोई क्यों हो? ज़ाक़वान उसके दिलकशी बखेरते नाजुक सरापे को सर से पैर तक देखता संजीदगी से गोया हुआ था। नहीं तो हम क्यों रोएंगे भला? मसूरा ने नज़रें चुराते साफ झूठ बोला था और आगे बढ़कर उसे कोट पहनाना चाहा था, जिसे ज़ाक़वान रबानी उसके हाथ से खींचता बेड पर उछाल गया था और मसूरा के नाजुक कमर में बाजू हमाल करते एक झटके से
اسے اپنے قریب کیا تھا۔ مسورہ سیدھی اس کے مضبوط چوڑے سینے کا حصہ بنی تھی۔ اس کے خطرناک تیور دیکھ مسورہ نے درزیدہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کا ریشمی دوپٹہ سر سے ڈھلک کر شانوں پر پھسل گیا تھا۔ کسی نے کچھ کہا ہے تم سے؟ کیوں روئی ہو تم؟ ذاکوان خود اسے چاہے کچھ بھی کہتا مگر اسے یہ کسی صورت برداشت نہیں ہوا تھا کہ مسورہ کو باقی گھر والوں میں سے کوئی کچھ کہے۔ ہم نے کہا نا کچھ نہیں ہوا ہمیں، ہم روئے نہیں ہیں، آنکھوں میں الرجی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے آپ کو ایسا لگ رہا۔ مسورہ نے اسے ٹالنا چاہا تھا مگر ذاکوان ربانی کو ٹالنا اتنا آسان کام نہیں تھا۔ اوکے مت بتاؤ تم، میں خود ہی باہر جا کر پتہ کر لیتا ہوں سب سے۔ ذاکوان اسے اپنے حصار سے آزاد کرتا باہر جانے کے لیے پلٹا تھا جب مسورہ نے اسے گریبان سے تھامتے واپس اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ ذاکوان اس کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ اس کے ہونٹ مسورہ کے ہونٹوں سے مس ہوئے تھے۔ مسورہ تو جیسے کرنٹ کھا کر پیچھے ہوئی تھی۔ اس کا ایسا کوئی مقصد نہیں تھا مگر وہ اپنی غیر ارادی حرکت سے ذاکوان ربانی کو اپنے ہونٹوں کا گداز لمس بخشتی مدہوش سا کر گئی تھی۔ اس نے دور ہونا چاہا تھا مگر ذاکوان نے اس کی کمر میں بازو حمائل کرتے اسے واپس قریب کھینچ لیا تھا۔ ان لبوں نے اتنے دنوں سے بہت تڑپا رکھا ہے مجھے، آج انہیں ان کی سزا مل کر رہے گی۔ ذاکوان گمگین سرگوشی کرتا اس کے ہونٹوں پر جھکتا اس کی مہکتی سانسوں کو قطرہ قطرہ اپنے اندر انڈیلنے لگا تھا۔ مسورہ کا پورا وجود لرز اٹھا تھا۔ اس نے ذاکوان کے بازو کو دبوچتے خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ ذاکوان اسے اپنے مزید قریب کرتے پوری طرح سے اپنے حصار میں قید کر گیا تھا۔ وہ کسی بے جان گڑیا کی طرح اس کے ساتھ لگی کھڑی اس کی شدتیں برداشت کرتے ادموئی ہوئی تھی۔ ذاکوان کو تو جیسے اس کے لمس کے سرور میں مدہوش ہی ہو چکا تھا۔ مسورہ کی گہری ہوتی سانسیں محسوس کرتے اس نے اس کے نازک جان پر رحم کھاتے اس کی سانسوں کو آزادی بخشتی تھی۔ مسورہ نے گہری گہری سانسیں لیتے خود کو ذاکوان کی گرفت سے آزاد کرنا چاہا تھا مگر ذاکوان ابھی اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ کیا ہوا؟ میرے میدان میں آتے ہی میدان چھوڑ کر بھاگنے لگی؟ بس اتنا ہی تھا تمہارا؟ ذاکوان اس کے ہونٹوں کے اوپری دل کو چھوتا اس کی غیر ہوتی حالت سے محفوظ ہوتے بولا۔ مسورہ اس وقت اسے کوئی بھی جواب دینے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھی۔ اتنے دنوں سے اپنے حسن کے جلووں اور شوخیوں سے وہ جو ذاکوان کو تڑپا رہی تھی، ذاکوان نے آج ایک لمحے میں ہی اس سب کا بدلہ لے لیا تھا بلکہ ابھی بھی بخشنے کے موڈ میں نہیں لگ رہا تھا وہ۔ میری جان، ایسا کچھ کرنا ہی نہیں تھا نا جس کا ری ایکشن آپ کی نازک جان برداشت نہ کر سکے۔ ذاکوان نے ہاتھ بڑھا کر مسورہ کا کیچر اتار دیا تھا جس کے بعد اس کی سلکی بالوں کی آبشار نے اس کی سراہی دار نازک گردن کے گرد گھیرا کرنے میں لمحہ نہیں لگایا تھا۔ ان گھنیری زلفوں کی مہکتی خوشبو ذاکوان کے حواسوں پر بری طرح اثر انداز ہوئی تھی۔ وہ دوبارہ مسورہ کی جانب جھکا تھا جب مسورہ نے فوری طور پر اس کے سینے پر دونوں ہتھیلیاں جماتے اسے وہیں روک دیا تھا۔ آپ کو کسی ضروری کام سے جانا تھا۔ اسے اس وقت اس سے بہتر بات کوئی نہیں لگی تھی۔ وہ ابھی ذاکوان ربانی کے پہلے وار سے پوری طرح سنبھل نہیں پائی تھی کہ اب اسے دوبارہ شوخی سے اپنی اور جھکتے دیکھ مسورہ جی جان سے لرز اٹھی تھی۔ اس کی بات پر ذاکوان مسکرائے بنا نہیں رہ پایا تھا۔ تم مجھے منانا چاہتی ہو نا، تو ابھی موقع دے رہا ہوں تمہیں، مناؤ مجھے۔ اگر تمہارے منانے کا انداز پسند آیا تو آج سے میں راضی ہونے میں ایک لمحہ نہیں لگاؤں گا۔ ذاکوان اس کے کان کی لو چومتا سرگوشیانہ لہجے میں بولا تھا۔ اس کے ہونٹوں کا دہکتا لمس مسورہ کو حواس چھیننے کے لیے کافی تھا۔ وہ بمشکل اس کے حصار میں اس کے سینے سے لگی کھڑی تھی لیکن اس کی جان تو اس وقت ہوا ہوئی جب اسے ذاکوان کے عنابی لبوں کا شدت بھرا لمس اپنی گردن پر محسوس ہوا تھا۔ ذاکوان! مسورہ اس کا کالر دبوچتے بمشکل بول پائی تھی۔ اس کا چہرہ شرم سے گلنار ہو چکا تھا۔ پورا وجود اس کی شدتوں پر لرز رہا تھا۔ وہ گھبرا کر واپس اپنی اس حالت کے ذمہ دار ذاکوان ربانی کے حصار میں سمٹ آئی تھی۔ اتنے وقت جو مجھے تڑپایا ہے بہت جلد اس کا حساب لینے والا ہوں میں تم سے۔ اپنی اس نازک جان کو میری شدتیں سہنے کے لیے تیار کر لو، ذرا سی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ ذاکوان اس کی گردن پر اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑتا اس کے رہے سہے حواس بھی چھین گیا تھا۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتا وہ اسے اپنے حصار سے آزاد کر گیا تھا۔ بیڈ سے اپنا کوٹ اور باقی چیزیں اٹھاتا دروازے کے قریب پہنچ کر اس کے بکھرے حلیے پر ایک بھرپور نگاہ ڈالتا وہ باہر نکل گیا تھا۔ اس کی شوخی بھری نگاہوں میں کچھ ایسا تھا کہ مسورہ جی جان سے لرز اٹھی تھی۔ اسے ابھی بھی اپنی گردن ذاکوان کے دہکتے لمس سے جلتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ لرزتے وجود کے ساتھ مرر کے سامنے آن بیٹھی تھی۔ اپنے چہرے پر کھلتے خوبصورت رنگوں کو دیکھ اسے خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ اس کی کچھ دیر پہلے کی ویران اور روئی روئی آنکھیں اس وقت حیا کے گلابی ڈوروں سے سجی مسکرا رہی تھیں۔ کچھ دیر پہلے ذاکوان کی والہانہ چاہت اور شوخیوں بھری گستاخیاں یاد کرتے مسورہ کے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ امڑ آئی تھی۔ وہ اپنی محبت اور صبر سے اپنی منزل کے بہت قریب پہنچ چکی تھی جسے اب بہت جلد اس نے فتح کر لینا تھا۔ التمش نے ماہروں کو ماہر کے حوالے سے سب کچھ بتا دیا تھا۔
आधी सच्चाई तो वो पहले जानती थी, बाकी का सच भी उसके लिए बहुत अज़ियतनाक था। मगर अल्तमश ने उसे ज़्यादा देर उस दर्द के ज़ेरे असर नहीं रहने दिया था। उसने ड्रग्स की मुल्क में रोकथाम के लिए अपनी की जाने वाली कोशिशों के बारे में बताया था माहिरू को, जिसमें उसकी पार्टी इक़्तिदार में आने से पहले ही काफ़ी कामयाबी हासिल कर चुकी थी, जिसकी वजह इस धंधे में खुफिया तौर पर मुलव्वस मुल्क के बहुत सारे मुअज़्ज़ज़ तरीन कारोबार ठप होने वाला था। यही वजह थी कि यही लोग एक साथ होकर उसकी ज़ोर शोर से मुखालफत कर रहे थे। वो जो इतने सालों से मुल्क के नौजवानों को ड्रग्स का आदी बनाकर दिन रात अरबों के लिहाज से पैसा छाप रहे थे, अगर अल्तमश उनके सरों पर आ जाता तो उनकी पैसा छापती मशीनें बंद हो जानी थी, जो कि उनमें से किसी को गवारा नहीं था। जैसे जैसे इलेक्शंस के दिन करीब आ रहे थे, वो तमाम जमातें मिलकर फैज़ान चिश्ती के साथ इत्तेहाद कायम करने लगी थी, जिसकी वजह से फैज़ान चिश्ती मज़ीद मजबूत होता जा रहा था। मगर अल्तमश के साफ के बुराई के खिलाफ अकेले खड़े होने के बावजूद उसका पलड़ा आज भी भारी था। जो बात उसके दुश्मनों से हज़म नहीं हो रही थी, वो उसे कमज़ोर करने के लिए अंदर ही अंदर चालें चलना शुरू कर चुके थे। फैज़ान चिश्ती जानता था कि माहिरू को वो कभी भी अल्तमश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने पहला वार उसके बहन ईशा को तोड़ने पर किया था। ईशा जो पहले ही अल्तमश को अपने शौहर का कातिल समझती थी, वो उनकी बातों में भी आ चुकी थी। माहिरू अल्तमश का ईशा के हवाले से बताना चाहती थी, मगर उसे अल्तमश के गुस्से से भी डर लगता था। इस वक्त भी वो अल्तमश को बाहर जाने के लिए तैयार होता देख रही थी। अपने अंदर हिम्मत मुजतमा करती वो आगे बढ़ी थी। उसने पहले अल्तमश के मुकाबले खड़े होते उसके गिरबान के बटन बंद किए थे। अल्तमश की गहरी निगाहों ने बगौर उसका जायज़ा लिया था। रॉयल ब्लू कलर के सूट में, बालों को मखसूस चूड़े में समेटे, होंठे पर गुलाबी लिपस्टिक सजाए, वो नक्सुक सी तैयार अल्तमश मैदान को अपने दिल में उतरती महसूस हुई थी। वो शराफत से हाथ कमर पर बांधे उसके सामने खड़ा रहा। जो उसका कॉलर ठीक करती, अब ब्रश उठाकर पंजों के बल ऊपर होती, एक हाथ उसके कंधे पर जमाती, दूसरे से उसके बाल संवारने लगी थी। मेरी जान, अगर कोई बात करनी है तो सीधी तरह कहो ना, इतना तरद्दुद करके खुद को क्यों थका रही हो। अल्तमश अब मज़ीद खामोश खड़ा नहीं हो पाया था। उसे थाम कर अपने साथ शीशे के आगे खड़ा करते हुए उसे अपने पीछे से बाहों के हल्के में लिए उसने कंधे पर थोड़ी टिका गया था। क्या मतलब इस बात का? मुझे बिना किसी बात के अपने हस्बैंड पर प्यार नहीं आ सकता। माहिरू आईने में दोनों का मुकम्मल अक्स मोहब्बत पाश नज़रों से देखते बोली थी। तो प्यार के इजहार के और भी बहुत से तरीके होते हैं, अब तक तो मुझसे सीख जाने चाहिए थे तुम्हें। अल्तमश उसके कान की लो को हल्का सा दांतों से दबाते शौक़ी से जसारत करता उसकी सांसें मुंतशर कर गया था। आपके तरीके आपको ही मुबारक हो, मुझे ऐसे बेहुदा तरीके सीखने का कोई शौक़ नहीं। माहिरू उसके तरीके सोच कर ही लाल हुई थी। अल्तमश उसका खफा से सुख पड़ता चेहरा देख खुल कर मुस्कुराया था। मुझे आपको कुछ बताना था। माहिरू उसकी जानिब मुड़ती उसके सीने पर हथेलियां टकाते बोली, हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। उसके संजीदगी भरे अंदाज पर अल्तमश भी संजीदा हुआ था। वो ईशा आपसे बहुत नफरत। माहिरू को समझ ही नहीं आया था बात कंप्लीट कैसे करे। जानता हूँ बहुत नफरत करती हैं मुझसे। अल्तमश तल्खी से मुस्कुराया था। माहिरू को उसकी आंखों में सगी बहन के हवाले से अजियत देख बहुत तकलीफ़ हुई थी। जी, मगर वो फैज़ान चिश्ती के एक आदमी के साथ आपके खिलाफ प्लानिंग करते देखा मैंने उसे। वो आपका। माहिरू ने बात अधूरी छोड़ते उसकी जानिब देखा था। वो मेरी छोटी बहन है माहिरू, मैं उससे बिल्कुल भी गाफिल नहीं हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारी जानिब से हार मानकर फैज़ान मुझे कमज़ोर करने के लिए अब उसे टारगेट करेगा। आपने जिस आदमी को उसने ईशा के पीछे लगाया है, वो दरहकीकत उसकी पार्टी में रहकर मेरे लिए काम करता है। नसीर कुरैशी फैज़ान चिश्ती का नहीं बल्कि मेरा आदमी है। मैं जानता था ईशा मुझसे बदला लेने के लिए कुछ न कुछ करती फिर रही है। वो मामा की डांट और समझाने से भी बाज नहीं आएगी। मैं चाहता हूँ वो मुझ पर से अपना गुस्सा उतारे, मगर ये भी नहीं चाहता था कि ईशा फैज़ान जैसे घटिया शख्स से मिले, इसलिए मैंने बीच में नसीर को इन्वॉल्व कर दिया है। ये बात सिर्फ मुझे और फ़िरोज़ को पता थी। अब तुम भी इस राज में शरीक हुई हो। अल्तमश की बात सुनकर जहाँ उसे दुख हुआ था, वहीं वो हल्की फुल्की भी हो गई थी। अल्तमश का दान अच्छे से जानता था कि उसे अपने रिश्ते कैसे निभाने हैं और कैसे उनकी हिफाजत करनी है। ईशा अपने हस्बैंड के कत्ल का इल्ज़ाम आप पर क्यों लगाती है? ऐसा क्या हुआ था? माहिरू झिझकते वो सवाल होंठों पर ले ही आई थी, जो इतने दिनों से उसके दिमाग में खलबलाता फिर रहा था। क्योंकि ये इल्ज़ाम नहीं है, सच है, मैंने ही मरवाया है उसे। अल्तमश के इंकशाफ पर माहिरू ने बेयकीनी से उसकी जानिब देखा था। आपने? मगर क्यों? माहिरू हैरत और बेयकीनी की कैफियत में उसे देखे गई थी, क्योंकि वही माहिर का कातिल था। अल्तमश के इंकशाफ दर इंकशाफ ने माहिरू का सर चकरा कर रख दिया था।
تعلیمی اداروں پر بڑے پیمانے پر ڈرگ سپلائی کا کام اور اس جیسی کئی برائیوں کو فروغ دینے میں وہ اور اس کا بنایا گینگ ہی متحرک تھا۔ وہ غیر ملکیوں کے ساتھ مل کر ہمارے ملک کی جڑیں کھوکھلی کروا رہا تھا۔ ماہر اور اس جیسے کتنے ہی نوجوان اس لت میں پڑ کر اپنی زندگی اپنے ہاتھوں برباد کر رہے تھے۔ جب بھی پولیس ان کو پکڑنے کی کوشش کرتی، نچلی سطح پر درجنوں لوگ گرفتار ہو جاتے، مگر کسی بڑی مسئلے پر ہاتھ ڈالنا پولیس والوں کے لیے مشکل تھا، اور اگر پکڑ بھی لیتے تو نہ کوئی ثبوت تھے ان کے خلاف اور نہ وہ لوگ ایک دن کے لیے جیل میں رہتے، 24 گھنٹے کے اندر ضمانت کروا کر نکل جاتے تھے۔ اس برائی کا کسی حد تک خاتمہ تبھی ہو سکتا تھا جب اس کی بنیاد رکھنے والے کی بنیادیں ہلا دی جاتی، اور میں نے وہی کیا۔ اپنی بہن کا گھر اجاڑنے سے بچانے کے لیے میں روز ہزاروں کی تعداد میں ماؤں کی گودیں اجڑتی نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے میں نے اسے مروا دیا۔ اس شخص نے میری بہن سے شادی بھی صرف اسی وجہ سے کی تھی تاکہ وہ میری سپورٹ حاصل کر سکے، اور میرا بہنوئی ہونے کے ناطے کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ التمش نے ماہروں کو تفصیل بتاتے اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھا تھا، جو آنکھوں میں اس عظیم شخص کے لیے والہانہ چاہت لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنی قسمت پہ ایک بار پھر رشک آیا تھا کہ اس نے التمش قدان جیسے پیارے دل کے مالک شخص کو اس کے نصیب میں لکھ دیا تھا۔ کیا ہوا؟ التمش اس کی بھیگی آنکھیں صاف کرتا پوچھنے لگا تھا۔ اب واقعی بہت پیار آ رہا ہے آپ پر، ماہرو منہ بناتے جس طرح بولی تھی۔ التمش اپنا قہقہ نہیں روک پایا تھا۔ ماہرو نے ایسا صرف اس کو کسی موڈ واپس بحال کرنے کے لیے کیا تھا۔ تمہارا روکھا پھیکا پیار نہیں چاہیے مجھے، التمش مصنوعی خفگی دکھاتا پیچھے ہوا تھا۔ التمش، ماہرو اس کا بازو کھینچ کر اسے اپنی جانب موڑ گئی تھی۔ التمش خاموشی سے اپنی جانب کھڑا رہا تھا۔ ماہرو اس کی شرٹ گریبان کے قریب سے دونوں مٹھیوں میں دبوچتے اسے اپنی طرف جھکاتے اس کے ہونٹوں پر اپنے گداز ہونٹوں کا لمس چھوڑتے پیچھے ہٹی تھی، مگر اب التمش نے ایسا کرنے نہیں دیا تھا۔ وہ اس کی کمر میں بازو حمل کرتا اسے اپنے بہت قریب کھینچ گیا تھا۔ التمش پلیز، میری لپسٹک خراب ہو جائے گی۔ ماہرو کی سی شرارت اسی پر بھاری پڑ چکی تھی، کیونکہ اب التمش کے ارادے اس کے ہونٹوں کو بخشنے کے بالکل بھی نہیں تھے۔ ماہرو اس کے قریب آ کر اس کی جنونیت اور تشنگی بڑھا گئی تھی۔ وہ تو خراب لازمی ہوگی، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی حل ہی نہیں ہے۔ التمش کہتے ساتھ اس کی سانسیں قید کر گیا تھا۔ ماہرو کا وجود ہولے ہولے لرزتا التمش کے سینے میں ہی چھپنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ فریال نے اپنے دل کو ڈانٹ ڈپٹ کر سمجھا دیا تھا، جو فیصلہ وہ کر چکی تھی اب اسی پر قائم رہنے والی تھی۔ ماہرو نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی فریال اپنے دل کی خواہش مار کر خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دے۔ فریال شاید اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر بھی لیتی، مگر فیروز نے اس دن ہاسپٹل والی ملاقات کے بعد اسے واپس پلٹ کر پوچھا بھی نہیں تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ شادی کرنے والی ہے۔ فیروز کا ایک دم لا تعلقی اختیار کرنا فریال کو اس پر شدید غصہ دلا گیا تھا۔ جس شخص کو اس کی پرواہ ہی نہیں، وہ بھلا اس کے لیے اپنی شادی کیوں ختم کرتی؟ مگر وہ اپنے اندر کا غصہ نکالنے آج التمش کے بنگلے پر پہنچ چکی تھی، جہاں وہ التمش کے ساتھ ساتھ فیروز کو بھی انوائٹ کرنا چاہتی تھی، اور قسمت سے وہ دونوں اسے ایک ساتھ ہی ڈرائنگ روم میں بیٹھے مل گئے تھے۔ وہ کسی پارٹی ممبر کی بات کر رہے تھے، اسے دیکھ خاموش ہوتے دونوں اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ التمش ماہرو کی وجہ سے فریال کو اب بہت اچھے سے بلاتا تھا۔ اسے ماہرو سے ہی پتہ چلا تھا کہ فریال نے ہمیشہ اس کا خیال رکھا تھا، اس کی تکلیف میں اس کا سہارا بنی رہی تھی۔ یہ سب جان کر التمش اب اسے بالکل اپنی بہنوں کی طرح اہمیت دینے لگا تھا، اس لیے فریال بھی اسے خاص طور پر انوائٹ کرنے آئی تھی۔ فریال، آؤ بیٹھو، کیسی ہو؟ التمش اس کی جانب متوجہ ہوتا ذرا نرمی سے بولا۔ فیروز بھی اسی پر نظریں ٹکائے بیٹھا تھا، مگر فریال نے اس کی جانب دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، دراصل مجھے آپ کو یہ دینا تھا، اس لیے اسپیشلی آپ سے ملنے میں یہاں آئی۔ میں جانتی ہوں ان دنوں آپ بہت مصروف ہیں، مگر پھر بھی اگر تھوڑا سا ٹائم نکال کر میری شادی میں شرکت کر لیں تو میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہوگی، فریال پر امید لہجے میں بولی۔ اس کے ہاتھ سے شادی کا کارڈ لیتے التمش مسکرا دیا تھا۔ جی ضرور، میں پوری کوشش کروں گا، التمش نے نرمی سے جواب دیتے حامی بھری تھی۔ اور یہ فیروز صاحب آپ کے لیے، آپ نے بھی ضرور آنا ہے، آپ کے آنے سے بہت خوشی ہوگی مجھے۔ فریال اس کی جانب کارڈ بڑھاتے اپنے لہجے کو مضبوط رکھنے کی پوری کوشش میں تھی۔ فیروز کو کارڈ پکڑاتے اس کا ہاتھ لرزا تھا، جب کارڈ فیروز کے پکڑنے سے پہلے ہی اس کے قدموں میں جا گرا تھا۔ اسی لمحے ماہرو بھی وہاں داخل ہوئی تھی، یہ منظر اس کی آنکھوں نے بھی دیکھا تھا۔ کارڈ گرتے دیکھ دونوں نے ہی اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا، جب فریال کا ہاتھ کارڈ پکڑنے کی کوشش میں فیروز کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ فریال نے بھوکلا کر فوراً ہاتھ
खींचा था। माहिरू ने अल्तमश की जानिब देखा था, जो उस जानिब मतवज्जा ही नहीं था, या फिर शायद जानबूझकर अनजान बन रहा था। अल्तमश, मुझे आप जानते हैं, फरियाल मेरे लिए सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि बहनों से बढ़कर है। माहिरू के गला खंखार कर अल्तमश को अपनी जानिब मतवज्जा करने पर वो दोनों भी संभल कर अपनी अपनी जगह बैठ चुके थे। फरियाल ने उसकी बात पर हैरत से उसकी जानिब देखा था। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं, अल्तमश माहिरू की जानिब देखता सर असबाब में हिलाते बोला। फरियाल की शादी तो चचा के बेटे से हो रही है, एक ही ख़ानदान है, मगर फिर भी फरियाल के कुछ अपने काम भी हैं। आपने फरियाल को बहन माना है तो मैं चाहती हूँ आप उसकी सारी जिम्मेदारियाँ उठाएं। ये भी समझती हूँ कि आप अभी इलेक्शंस की वजह से बहुत बिजी हैं। फरियाल की शादी में भाई की जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं निभा पाएंगे, तो मैं चाहती हूँ आप फ़िरोज़ को ये जिम्मेदारी सौंप दें। वो फरियाल का भाई बनकर उसकी शादी की बची सारी तैयारियाँ निभाएं। माहिरू की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी जब खुद को सीधा फरियाल का भाई बना देने पर पानी का गिलास होंठों से लगाए फ़िरोज़ को बहुत सख्त छूट गया था। अल्तमश अपनी बीवी की शरारत समझकर अपनी मुस्कुराहट छुपाए बिना नहीं रह पाया था, जबकि फरियाल माहिरू को बस घूर कर रह गई थी। क्या हुआ फ़िरोज़ भाई, आप ठीक हैं? माहिरू ने मासूमियत के अगले पीछे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। फ़िरोज़ का खांस कर बुरा हाल हो चुका था। माहिरू के पूछने पर उसने बमुश्किल असबाब में सर हिलाया था। माही, मेरी शादी की सारी तैयारियाँ मुकम्मल हैं, किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है। फरियाल ने दांत पीसते माहिरू को अपना मुंह बंद करने का इशारा किया था। उसे अल्तमश के सामने बेइंतहा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, मगर फरियाल फिर भी, माहिरू तो जैसे फ़िरोज़ को उसका भाई बनाने पर तुल चुके थे। अल्तमश नहायत दिलचस्पी से अपनी बीवी का ये अंदाज़ देख रहा था, जिसने उन दोनों बेचारों के पसीने निकाल दिए थे। तुम आओ मेरे साथ, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। फरियाल बमुश्किल उसका हाथ खींचती उसके लिए वहाँ से निकल गई थी। माही, तुम पागल हो चुकी हो, दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा। अल्तमश सर के सामने कुछ भी बकवास किए जा रही थी। वो क्या सोचते होंगे मेरे बारे में? फरियाल शर्मिंदा सी उस पर बरसने लगी थी। वो सब जानते हैं, माहिरू सुकून से बोले। व्हाट, तुमने सब बता दिया उन्हें? तुम इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती है? फरियाल ने कहा जाने वाली नज़रों से उसकी जानिब देखा था। नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया। अगर मैं बता देती तो अब तक अल्तमश ने पकड़ कर तुम दोनों की शादी करवा देनी थी। ये मैं ही बेचारी हूँ जो मिन्नतें कर करके थक गई हूँ, और मेरा शोहर नवाले कानों में बिल्कुल नहीं डालता। उसे कुछ अंदाज़ा है कि कुछ स्टोरी चल रही यहाँ, मगर ये नहीं पता कि आग दोनों तरफ से भड़क रही है, और वो भी ज़ोरों शोर से। माहिरू ने तफसील से बताने उसे घड़का था। फरियाल बोझल सांस हवा में खारिज करते खामोशी रही थी। उसके लिए अब ये सब बातें भी मायने थी। वो फ़िरोज़ का ख्याल दिलो दिमाग से निकाल कर पूरी ईमानदारी से जुनैद की ज़िंदगी में शामिल होना चाहती थी, मगर बहुत कोशिश के बावजूद वो ऐसा करने में अभी तक नाकाम रही थी। दूसरी जानिब अल्तमश ने फ़िरोज़ की जानिब जांचती नज़रों से देखा था। उसे फ़िरोज़ के अंदर इतनी बड़ी तब्दीली देखकर खुशगवार हैरत हुई थी, मगर साथ में ये भी बुरा लगा था कि वो लड़की अब उसकी पहुंच में नहीं थी, किसी और से शादी करने जा रही थी। अगर इतनी मोहब्बत है तो बोल क्यों नहीं देते उसे? आंखों के सामने अपनी मोहब्बत को किसी और का होते देखना कहाँ की गलती है? अभी भी वक्त है, सोच लो। मेरी वाली गलती मत करो। मुझे तो किस्मत ने एक मौका दे दिया, मगर हर किसी के नसीब में नहीं होता दूसरा मौका पाना। जानते बूझते सारी ज़िंदगी पछतावों की नज़र करना बेवकूफ़ी के सिवा कुछ नहीं है। अल्तमश उसके कंधे पर हाथ रखते बोला, और फ़िरोज़ की रग रग से वाकिफ़ था। उसकी अपनी मोहब्बत से पीछे हट जाने की वजह भी अच्छी तरह जानता था। जिस अज़ियत और दर्द में मैंने सारी ज़िंदगी काटी है, मैं किसी और को उसमें शामिल करके ये सब सहने नहीं दे सकता। और इंसान भी वो जिससे मैंने बेइंतहा मोहब्बत की है, उसे अपने साथ उस तकलीफ़ में नहीं घसीट सकता, कभी नहीं। फ़िरोज़ ये अल्फाज अदा करता अज़ियत की इंतहा पर था। तुम्हारा किसी भी बात में कोई कसूर नहीं है। तुम खामखा पूरी ज़िंदगी खुद को इस बात के लिए सज़ा देते आए जिसमें तुम कसूरवार थे ही नहीं। हमेशा हर मुकाम पर मेरी उम्मीद से बढ़कर परफॉर्मेंस दिखाते, तो इस मामले में मुझे सख्त नाउम्मीद कर देते हो। अल्तमश को फ़िरोज़ की बात से बहुत मायूसी हुई थी। आपको लगता है वो मुझे मेरी सच्चाई जानकर कबूल करेगी? मेरी हकीकत जानकर उसकी मोहब्बत भी मेरे लिए नफ़रत में बदल जानी है। वो अज़ियत इस अज़ियत से कहीं ज़्यादा होगी। मैं ख़ुद को और उसको ऐसे किसी मुकाम पर लाना ही नहीं चाहता। फ़िरोज़ के लहजे में उसका दुख बोल रहा था। अल्तमश को उसकी तकलीफ़ अपने दिल पर महसूस हुई थी। फ़िरोज़ हमेशा से उसके साथ रहा था, उसके अच्छे बुरे वक्त में साए की तरह उसके साथ खड़ा रहा था। जितनी अहमियत फ़िरोज़ के दिल में अल्तमश के लिए थी, उतनी ही चाह अल्तमश के दिल में भी फ़िरोज़ के लिए थी। आज इतने टाइम बाद फ़िरोज़ को एक बार फिर उसी मुकाम पर देख उसका अपना दिल बोझल हुआ था।
مگر فیروز کو ایسے نہیں رہنے دینا چاہتا تھا۔ اس کا بھی خوشیوں پر حق تھا۔ التمش اسے اس کی خوشیاں دلوانا چاہتا تھا۔ السلام علیکم، کیا ہم آپ کی کچھ مدد کر سکتے ہیں؟ سدرا بیگم ملازمین کے سر پر کھڑی ان سے ڈرائنگ روم کی صفائی کروا رہی تھی جب مسورہ ان کے قریب آتے نرمی سے گویا ہوئی تھی۔ بی بی مجھ سے تو دور ہی رہو، تمہارا کیا بھروسہ، اپنی عادت ڈال کر پھر بھاگ نکلو یہاں سے۔ میں تو اس حق میں ہی نہیں کہ تمہیں واپس اس گھر میں رکھا جائے، ذاکوان کو پھر کوئی دکھ ملے، ہم میں سے کسی کو برداشت نہیں۔ سدرا بیگم اس کی ایک بات کے جواب میں اسے اچھا خاصا سناتی نحوست سے نظریں پھیر گئی تھی۔ مسورہ ملازمہ کے سامنے اپنی انسلٹ پر آنسو پی کر رہ گئی تھی اور خاموشی سے واپس پلٹی تھی جب اس کی نگاہ سامنے کھڑے ذاکوان اور ان کے ساتھ کھڑی حسنہ بیگم پر پڑی تھی۔ ذاکوان بھی سدرا بیگم کی بات سن چکا تھا، اس کے برہمی لیے تاثرات سے مسورہ کو یہی اخذ پائی تھی۔ سدرا بیگم کی نگاہ بھی ذاکوان پر پڑ چکی تھی۔ آپ میرے لیے بہت قابل عزت ہیں تائی جان، میں بہت عزت کرتا ہوں آپ کی، اور آپ سے بھی ویسے ہی عزت اپنی بیوی کے لیے چاہتا ہوں، اس کی توہین ہوتی میں کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا۔ پر ایک بات اور میں آپ سب کو ذہن نشین کروا دوں۔ ذاکوان وہاں داخل ہوتے حویلی کی باقی خواتین اور ارد گرد کھڑی ملازمین پر ایک سرسری نگاہ ڈالتا مسورہ کے قریب آتے اس کے گرد بازو پھیلاتے اسے اپنے حصار میں لے گیا تھا۔ مسورہ مجھے چھوڑ کر اسی لیے گئی کیونکہ میں نے اسے دھوکہ دیا تھا، اسے فہیم کے حوالے سے سچائی نہیں بتائی تھی۔ اس کا ناراض ہونا اور مجھے چھوڑ کر جانا اسی کا رد عمل تھا، لیکن اس سے بھی اچھی بات مسورہ کی یہ ہے کہ اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی وہ واپس میرے پاس لوٹ آئی۔ میں اپنی بیوی کو دل سے معاف کر چکا ہوں اور آپ سب سے بھی یہی چاہتا ہوں کہ آپ بھی اسے وہی مقام اور عزت دیں جس کی وہ حقدار ہے۔ ذاکوان اپنی بات کہتا مسورہ کا ہاتھ تھامے اپنے روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ سدرا یہ سب کیا تھا؟ وہ بچی اتنے دنوں سے ہم سب کے درمیان گھلنے ملنے کی کوشش کر رہی ہے، ہمارے گلے شکوے ختم کرنے کے لیے کتنی کوشش کر رہی ہے، اور تم نے اسے پھر واپس پہلے والے مقام پر لے جا کر پٹکتے وہی تلخ باتیں دہرا دی۔ بہت مایوس کیا ہے بہو تم نے آج۔ وہ لڑکی میرے ذاکوان کے دل کی خوشی ہے، میں اس کے لیے بھی اب یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ حلیمہ بیگم کی تعصب بھری نظروں سے انہیں دیکھتی وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ فیروز کا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ اس کی ماں رافعہ بی بی ایک سفید پوش گھرانے کی کافی نیک و باپردہ لڑکی تھی، مسلمان مشرقی گھرانے کی وہ لڑکی جس کے لیے اس کے ماں باپ کا کہا حرف آخر ہوتا تھا، باپ کی عزت کے آگے سر کٹوا دینے والی بیٹی، جس کو اس کی ماں نے ہر حال میں صبر و شکر کرنا سکھایا تھا، کبھی حرف شکایت زبان پر لانا گناہ سمجھتی تھی وہ۔ اس کی ماں نے یہی سکھایا تھا اسے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے بس اپنا ہر معاملہ اللہ پر چھوڑ دینا۔ رافعہ ہمیشہ سے اپنی ماں کی ہر نصیحت پلو سے باندھتی آئی تھی۔ دوسروں کو کئی معاملات میں اپنے ساتھ زیادتی کرتے دیکھ بھی وہ کچھ نہیں بولتی تھی۔ بہت ساری برائیوں کے ساتھ ہمارے معاشرے کی ایک پستی یہ بھی تھی کہ وہ شخص جتنے درگزر سے کام لیتا تھا اسے اتنا ہی رکیدہ جاتا تھا، جو جتنا دبتا تھا اسے اتنا ہی دبا دیا جاتا تھا، کہ اکثر لوگ اپنی اچھائی بھول کر برائی کو طاقتور دیکھ اسی کو اپنا لیتے تھے۔ یہی معاشرے کا سب سے بڑا المیہ تھا کہ برائی کم ہونے کے بجائے مزید بڑھتی جا رہی تھی، اور ہمارے ملک کے ترقی یافتہ معاشرے میں ابھی کچھ گھرانے کچھ مائیں ایسی بھی تھیں جو آج بھی اپنی بیٹی کو خود اعتماد بنانے کے بجائے اسے معاشرے کے حوالے سے ان پر اتنا دباؤ ڈال دیتی تھی کہ انہیں لڑکی ہونا ابھی اپنا قصور لگنے لگ جاتا تھا۔ جہاں بیٹی کو گونگی بہری مخلوق بنا دیا جاتا تھا جو اپنی زبان اور کان بند کر کے پوری زندگی ہر بات ہر ظلم و زیادتی اپنے دل پر سہتے گزارتے۔ اکثر لوگ اس بات پر یقین نہیں کرتے تھے، مگر یہ تلخ حقیقت آج بھی معاشرے کا حصہ تھی۔ جہیز کے نام پر آج بھی دوسروں کی بیٹیاں پامال کر دی جاتی تھی۔ رافعہ کا شمار بھی ایسی لڑکیوں میں ہوتا تھا۔ بچپن سے اس نے اپنے دل کی ہر خواہش دل میں ہی دبا کر رکھی تھی کہ کہیں کسی کو اس کی یہ خواہش جان کر برا نہ لگے، کوئی اس پر اعتراض نہ اٹھائے۔ اس طرح گھٹ گھٹ کر جیتے ایک دن وہ اپنے ماں باپ کی پسند کے شخص کے بیاہ کر پیادے سدھار گئی تھی، مگر اس معاملے میں بھی وہ سیاہ قسمت ہی نکلی تھی۔ اس کے ماں باپ نے اپنی استطاعت کے مطابق اسے اچھا خاصا جہیز بنا کر دیا تھا، مگر اس کے سسرال والے اس معمولی جہیز پر بالکل بھی خوش نہیں تھے، جس حوالے سے طعنے اسے ساری زندگی کے لیے برداشت کرنے پڑے تھے۔ اس کا شوہر، جس کے بارے میں شادی سے پہلے یہی کہا گیا تھا کہ وہ ایک پرائیویٹ ملازم اور اچھا خاصا کما لیتا ہے، مگر یہ بھی جھوٹ نکلا تھا۔ بیوی اور مفت کی ملازمہ ملنے کے بعد وہ فرضی نوکری چھوڑ کر گھر بیٹھ گیا تھا، اور کچھ مہینوں بعد رافعہ پر ایک انکشاف یہ بھی ہوا تھا کہ اس کا شوہر ایک جواری تھا۔ کبھی رقم جیت آتا تو گھر میں وارے نیارے ہوتے اور کبھی نوبت فاقوں پر آ جاتی، مگر رافعہ نے اپنی ماں کی گئی نصیحت پر عمل کرتے کبھی اپنے ماں باپ کو خود پر بیتی کسی اذیت کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔
इन्हीं दिनों में एक स्याह दिन राफिया की ज़िंदगी का वो था जब उसका शौहर जुए में और कुछ न होने की वजह से उसे हार आया था और किसी नामहरम के साथ उसे रात गुजारने को कहा था। राफिया अपने शौहर के मुंह से ये बात सुनते ही जीते जी मर गई थी। वो उसके पैरों में गिरती इतने बड़े गुनाह से बाज रखने की कोशिश करती रही थी, मगर उसका शौहर को अपनी ज़िंदगी बचाने की खातिर अपनी बीवी का सौदा करना ज़्यादा मुनासिब लगा था। राफिया रोती पीटती रह गई थी। उसने इस गुनाह से बचने के लिए अपनी जान देने की कोशिश भी की थी, मगर किस्मत ने यहाँ भी उसका साथ नहीं दिया था और उसका शौहर नशे में धुत उसे किसी गैर मर्द के दरवाजे पर फेंक आया था। राफिया अपने पाक दामन को दागदार होने से नहीं बचा पाई थी। नशा उतरते उसके शौहर को जैसे ही अपने कारनामे का इल्म हुआ था, राफिया और अपने ख़ानदान वालों के खौफ से उसने उल्टा राफिया पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाकर उसे घर से निकाल दिया था। राफिया का सब कुछ लुट गया था। ससुराल वालों ने भी उसकी बात का यकीन नहीं किया था। राफिया के माँ बाप अपनी बेटी की उजड़ी हालत देख ढह गए थे। उन्होंने बेटी के फ़र्ज से सुबकदोश होने की इतनी जल्दी की थी कि वो इस इंसान की ठीक से छानबीन करने में कोताही कर बैठे थे, जिसे वो अपने जिगर का टुकड़ा सौंपने जा रहे थे। राफिया पर उसके माँ बाप के अलावा किसी ने यकीन नहीं किया था, मगर राफिया ने यहाँ भी किसी से शिकवा नहीं किया था। उसके पेट में किसी का गुनाह पल रहा था। उसके घर वालों को इसकी खबर बहुत देर से हुई थी। उसकी माँ और भाभी ने उसका अबॉर्शन करवाना चाहा था, मगर डॉक्टर के मुताबिक उसकी जान को ख़तरा हो सकता था। उसकी माँ अपनी बेटी की हालत देख अंदर ही अंदर घुट घुट कर ख़त्म होने लगी थी। उन्हें आज एहसास हुआ था, काश उन्होंने अपनी बेटी को अपने हक़ की खातिर लड़ना सिखाया होता, ठीक और गलत के ख़िलाफ़ बोलना सिखाया होता, उसे अपने करीब रखा होता, तो आज उनकी बेटी यूँ बर्बाद होकर उनकी दहलीज पर ना पड़ी होती। ससुराल में होते जुल्म से पहले दिन ही आगाह कर देती। माशरे में आज भी राफिया जैसी न जाने कितनी लड़कियाँ ससुराल वालों की ज़्यादतियों के आगे जहेज़ के ताने सुनकर घुट घुट कर जीने पर मजबूर थी, ताकि उनके माँ बाप को उनके हवाले से शर्मिंदगी ना हो, कुछ गलत ना सुनना पड़े और वो भी दुखी ना हो। राफिया ने उस बच्चे को जन्म तो दिया था, मगर वो खुद हमेशा हमेशा के लिए अपने तमाम दुख अपने सीने में छुपाए इस जालिम दुनिया को खैराबाद कह गई थी, जिसमें उस जैसे लोगों की जगह नहीं थी। मगर जाते जाते वो अपने घर वालों का ज़िंदगी भर का रोग लगा गई थी। राफिया के यहाँ जिस बच्चे ने जन्म लिया था, राफिया की माँ ने उसका नाम फ़िरोज़ रखा था। वो बिल्कुल अपनी माँ के शबीहा था। राफिया के बाप और भाइयों ने उस बच्चे को यतीम खाने में दे देने पर जोर दिया था, मगर उस माँ को इस बच्चे में अपनी बेटी नज़र आती थी। उन्होंने उसे पाला था, बहुत प्यार भी दिया, मगर लोगों के तानों से नहीं बचा पाई थी। फिरोज़ बचपन से अपनी माँ के बदकिरदार होने के ताने सुनता आया था। उसे उसकी नानी ने उसकी माँ के बारे में सब कुछ बता दिया था। वो जानता था उसकी माँ बाकिरदार और नेक औरत थी, मगर लोगों की ज़ुबानें बंद नहीं कर पाया था। उस वक्त वो कमज़ोर था, मगर उसने बहुत कम उम्र में ही खुद से वादा किया था कि अपनी मरहूमा माँ के ऊपर से बदकिरदारी का दाग हटा कर ही रहेगा। उसे उसके बाप के बारे में इल्म नहीं था और न उस शख्स के बारे में जो उसकी माँ का नाम नहाज शौहर था, लेकिन वो दोनों का पता लगाना चाहता था, क्योंकि उन्हें उनके अंजाम तक पहुँचाना ही उसकी ज़िंदगी का मकसद था। जो लोग उसे बचपन से नाजायज़ होने और बदकिरदार माँ के ताने देते आए थे, उनके सामने वो उन लोगों का असली चेहरा ला कर अपनी माँ के पाक दामन से वो दाग हटाना चाहता था। उसने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत की थी, अपनी पढ़ाई के लिए खुद कमा कर फीस भरी थी। वो साथ साथ अपनी माँ के मुजरिमों की तलाश भी जारी रखे हुए था, मगर इतने सालों की तकदुक के बाद भी वो उन लोगों के बारे में पता नहीं लगा पाया था। वो अपनी ज़िंदगी से थकने लगा था। लोगों के ताने उसके दिल पर हथौड़े बनकर लगते थे। जब एक दिन हादसाती तौर पर उसकी मुलाकात अल्तमश के दान से हुई थी। अल्तमश ने उसके बारे में सब जानकर उसकी पूरी मदद की थी। अल्तमश ने अपनी पहुंच का इस्तेमाल करते फिरोज़ को उन लोगों की शनाख्त करवा दी थी, जिन्हें ढूंढने के लिए वो अब तक ख्वार होता आया था। फिरोज़ ने अल्तमश के साथ मिलकर न सिर्फ उन दोनों से उनके जुर्म का इकरार करवाया था, बल्कि उनसे दोनों ख़ानदानों के सामने राफिया के बेकसूर होने की गवाही भी दिलवाई थी। सालों बाद जाकर ही सही, मगर फिरोज़ अपनी माँ के ऊपर से बदकिरदारी का दाग हटा चुका था, मगर खुद पर से नाजायज़ होने का टैग नहीं हटा पाया था। उसी की नानी ने उसका नाम नाना के नाम पर फ़िरोज़ खान रखा था। वो अब तक खुद को इसी नाम से बुलवाता आया था। बचपन से ही उसके जहन में नाजायज़ होना बहुत बड़ा गुनाह बना दिया गया था। उसका कोई दोस्त नहीं बनता था। नाना नानी के मर जाने के बाद अल्तमश ख़ानदान ही उसका वाहिद रिश्ता था। फरियाल को देख वो खुद को उससे मोहब्बत करने से रोक तो नहीं पाया था, मगर उसे अपनाने से खौफ ज़दा था। उसे लगता था जैसे बाकी तमाम लोग उसकी असलियत जानने के बाद उसे अकेला छोड़ जाते थे, वैसे ही फरियाल भी उससे नफ़रत करेगी, और यही आकर वो कमज़ोर पड़ जाता था। वो शख्स वो जिसकी आंखों में मोहब्बत देखने का ख्वाहिशमंद था, उनमें कराहियत और नफ़रत नहीं देख सकता था अपने लिए।
ज़ाक़वान ने उसे रूम में लाते उसकी कलाई आज़ाद कर दी थी और बिना कोई बात किए ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होते घड़ी और हाथ में पहनी रिंग उतार कर टेबल पर रखने लगा था। मसूरा अपनी जगह पर खड़ी कितने ही लम्हे उसे देखे गई थी। इस शख्स की इन्हीं बातों ने ही तो उसे अपना दीवाना बना रखा था। उससे नाराज़ होने के बावजूद कैसे सबके सामने उसका दिफा कराया था। मसूरा ने सबके सामने उसका सर झुकाया था, मगर ज़ाक़वान उस सब के बावजूद उसके लिए एक लफ्ज़ नहीं बर्दाश्त कर सकता था। मसूरा इस शख्स की असीर ना होती तो क्या करती। ज़ाक़वान उसकी निगाहें खुद पर नोट करने के बावजूद कुछ नहीं बोला था और उसी खामोशी के साथ सोफे पर बराजमान होता मोबाइल में मसरूफ़ हो गया था। क्या सच में आपने मुझे माफ़ कर दिया? मसूरा छोटे छोटे कदम उठाती उससे कुछ फासले पर आन खड़ी हुई थी। उसने ज़ाक़वान से फासला बनाकर खड़ा होना ही मुनासिब समझा था, क्योंकि उसकी पिछली की गई कारगुजारियों से अभी तक पूरी तरह संभल नहीं पाई थी। ज़ाक़वान उसके फासले रखने की वजह समझता बहुत मुश्किल से अपने होंठों की मुस्कुराहट पोशीदा रख गया था। माफ़ किया, मगर अभी तक नाराज़गी ख़त्म नहीं हुई मेरी, जिसे ख़त्म करने का इतना अच्छा मौका गंवा दिया तुमने। लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम्हें दूसरा मौका मिल सकता है। ज़ाक़वान उसके धुले धुलाए हसीन सरापे को देखता शौक़ी से बोला, नहीं, हमें ऐसा कोई मौका नहीं चाहिए, हम अपने तरीके से ही मना लेंगे आपको। मसूरा उसकी बात का मफ़हूम अच्छे से समझ रही थी, इसलिए फ़िलहाल फ़रार इख्तियार करना ही मुनासिब समझा था। लेकिन ज़ाक़वान पहले ही उसका इरादा समझ चुका था। उसके दूर जाने से पहले ही अपनी जगह से खड़े होकर 2 कदम आगे होते मसूरा की कलाई अपनी गिरफ्त में लेते अपनी जानिब खींच गया था। मसूरा सीधी उसके सीने से टकराती ज़ाक़वान के साथ सोफ़े पर गिरी थी। मगर मैं तो सिर्फ़ उसी तरीके से मानने का इरादा रखता हूँ। ज़ाक़वान उसे पूरी तरह अपनी गोद में ले चुका था। मसूरा ने उसका हसार तोड़कर निकलना चाहा था, लेकिन उसने ऐसा नहीं करने दिया था। क्या आपने सच में हमें माफ़ कर दिया? मसूरा ज़ाक़वान के सीने से सर टिकाए अभी भी बेयकीन थी। ज़ाक़वान ने बिना माफ़ी मांगे ही उसे माफ़ कर दिया था। उसको इस शख्स ने अपने सामने भी ज़्यादा देर तक शर्मिंदा नहीं रहने दिया था। मेरे दिल ने तो उसी दिन तुम्हें माफ़ कर दिया था जब तुम खुद चलकर मेरे घर आई थी। तुम्हारे मामले में मैं चाहने के बावजूद अपना दिल पत्थर नहीं कर पाया। बहुत बेबस हूँ तुम्हारे मामले में। ज़ाक़वान उसकी जानी मोहब्बत पाश नज़रों से देखते अपने दिल की बात ज़ुबान पर ले आया था। उसकी बात सुनकर मसूरा खुलकर मुस्कुरा दी थी। लेकिन ये मत भूलना, मैं अभी भी नाराज़ हूँ। मेरी नाराज़गी इतनी आसानी से ख़त्म होने वाली नहीं है। मैं तभी मानूंगा जब तुम मुझे अपने तरीके से मनाओगी। पहले तो बड़ी शेरनी बनी फिरती थी, अब अचानक से भीगी बल्ली क्यों बन गई हो? अभी इस शेर का वैसे ही शेरनी बनकर मुकाबला करो, तब मज़ा आए। ज़ाक़वान इस मामले में उसे बख्शने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। हम इतने भी पागल भी नहीं हैं कि इस जुनूनी शेर से उलझे। मसूरा उसके मजाक उड़ाने पर मुंह फैलाए बोली। उसके अंदाज पर ज़ाक़वान कहका लगाता उसकी पेशानी चूम गया था। और वो जो पहले पंगे लेकर इस शेर को तड़पाए रखा, उसका जवाब कौन देगा? ज़ाक़वान को मसूरा को छेड़ना, उससे बातें करना बहुत अच्छा लग रहा था। मसूरा जो उसकी गुस्ताखियों पर शर्मा कर उसी की पनाहों में सिमट जाती थी, ज़ाक़वान के दिल की दुनिया में जैसे बहारें उतर जाती थी। मसूरा उसके सीने पर सर टिकाए उसके शोखे पर कभी सिमट जाती और कभी खुलकर मुस्कुरा देती। उसे दिल का सुकून मिल चुका था। जिस शख्स को खोने से वो इतना डरी हुई थी, वो शख्स तो कभी उसके लिए अजनबी बना ही नहीं था। वो तो हमेशा से उसको वैसे ही चाहता आया था। इससे पहले कि मसूरा उसे कोई जवाब देती, ज़ाक़वान का फ़ोन बजने लगा था। ज़ाक़वान ने फ़ौरन कट करना चाहा था, मगर अपने ख़ास आदमी का नंबर देख ऑन कर गया था। मसूरा उसी तरह उसके सीने से लगी बेखुद से उसका वजीह नगोश देखे गई थी। उसे यकीन हुआ था कि वो दुनिया के खुशनसीब तरीन ख़वातीन में से थी, क्योंकि उसे ज़ाक़वान रब्बानी का साथ मिला था। मसूरा का ध्यान अचानक ज़ाक़वान की एकदम संजीदा होते तासुरात की जानिब गया था। ज़ाक़वान के बहुत करीब होने की वजह से गौर करने पर मसूरा के कानों में भी स्पीकर पर उभरती जो बात टकराई थी। चाहने के बावजूद वो अपना चेहरा ज़ाद होने से नहीं रोक पाए थे। अबरार पकड़ा जा चुका था और ज़ाक़वान के आदमी उसे लिए यहाँ हवेली पहुँच चुके थे। इसके बाद क्या होने वाला था, ये सोच ही मसूरा का दिल बेचैन कर गई थी। लेकिन वो ज़ाक़वान के सामने कुछ भी बोल कर उसका दिल अपनी तरफ से दोबारा बुरा नहीं होने देना चाहती थी। ज़ाक़वान भी उसका फीका पड़ता चेहरा देख चुका था। उसने अभी कॉल बंद की ही थी जब उसे हाशिम रब्बानी की कॉल आ गई थी। वो उसे नीचे बुला रहे थे। मसूरा खामोशी से उसकी गोद से उठ गई थी। वो ज़ाहिर ना भी करती, फिर भी ज़ाक़वान उसकी दिली कंडीशन समझ रहा था। अपने इकलौते भाई को मौत के मुंह में देखना उसके लिए बहुत अज़ियतनाक था, मगर वो कुछ नहीं कर सकते थे। अबरार ने बिना किसी कसूर के ज़ाक़वान को मारने की कोशिश की थी। वो भला कैसे माफ़ कर सकता था उसे? मसूरा के खड़े होते ज़ाक़वान भी उसके मुकाबले आन खड़ा हुआ था। अभी कुछ देर पहले उनके दरमियान सब कुछ कितना अच्छा हो चुका था, मगर अब फिर से अजीब सा हो गया था। ज़ाक़वान उसके गिद्धेसार बांध कर उसके माथे पर बोसा देता रूम से निकल गया था।
मसूरा थके थके अंदाज में वही सोफे पर जा बैठी थी। हर बार औरत को ही इस दोहराई पर क्यों आना पड़ता था जिसमें उसे शोहर और भाई के दरमियान किसी एक को चुनना पड़ता था। उसकी ज़िंदगी के ये दो अहम मर्द ही अपनी दुश्मनी में उसके बारे में नहीं सोच रहे थे कि उन दोनों में से किसी एक को भी न होने से उस पर क्या गुजरना था। दोनों तरफ से ये तकलीफ़ का शिकार उसे ही होना था। आज फरियाल की शादी थी। उसने मेहंदी का फंक्शन खुद ही कैंसिल करवा दिया था। माहिरू अभी भी उसके आगे एक ही रट लगाए हुए थे कि वो अभी भी फैसले पर नज़रसानी कर सकती थी, मगर एक दफ़ा निकाह हो जाने के बाद कोई पछतावा किसी काम नहीं आने वाला था। अल्तमश आज अपने पार्टी मेंबरान के साथ किसी अहम कॉन्फ्रेंस में बिजी था, मगर सिक्योरिटी खदशात के तहत उसने माहिरू की सिक्योरिटी के लिए फ़िरोज़ और बाकी गार्ड्स को भेज दिया था। फ़िरोज़ की उसको अपने साथ भी ज़रूरत थी, मगर माहिरू के कहने पर उसने फ़िरोज़ को भेज दिया था। फ़िरोज़ इस जगह नहीं आना चाहता था, मगर अल्तमश की बात वो कभी नहीं टालता था, इसलिए खामोशी से वहाँ आ गया था। माहिरू इस वक्त डार्क ग्रे कलर की फुल काम वाली मैक्सी पहने उसका दुपट्टा पीछे से लाकर दोनों बाजू पर डाले नाजुक सी गुड़ियाँ मालूम हो रही थी। उसने बालों में कर्ल्स डालकर आगे की जानिब डाल रखे थे। लाइट सा मेकअप किए वो नज़र लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। अल्तमश जो माहिरू के सादा से हुलिये पर भी बहक जाता था, आज तो उसके भी होश उड़ने वाले थे। फरियाल जुनैद के पसंद किए गए मैरून कलर के लहंगे में फुल ब्राइडल गेटअप में गज़ब ढा रही थी। ब्यूटिशियन ने उसके हसीन नकोश को मज़ीद निखार कर दो आतशा बना दिया था। माहिरू कई बार उसकी नज़र उतार चुकी थी। फरियाल चाहने के बावजूद अपने अंदर वो खुशी का एहसास नहीं जगा पाई थी। उसकी सोगवारियत ने उसके दिलकश रूप को मज़ीद चार चांद लगा दिए थे। माहिरू ने उसे बताया था कि फ़िरोज़ बाहर आ चुका है, वो अभी भी अपना इरादा बदल सकती है। उसकी बात के जवाब में फरियाल उसे नम आंखों से देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाई थी। फ़िरोज़ को भी खामोश देखकर फरियाल का भी गुमसुम अंदाज माहिरू को टेंशन में मुब्तला कर रहा था। अगर वाकई फरियाल की शादी जुनैद के साथ हो जाती तो माहिरू की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने अल्तमश को कॉल मिलाई थी कि वही आकर इस मामले को हैंडल करे, मगर अल्तमश शायद अभी कॉन्फ्रेंस में मसरूफ़ था, इसलिए कॉल पिक नहीं कर पाया था। माहिरू के दिल की हालत गैर हुई जा रही थी। वो अकेले इन दोनों बेवकूफ़ों को इनकी बेवकूफ़ी से नहीं रोक सकती थी, क्योंकि दोनों ही अपनी उलझनों में गिरफ्तार उसकी सुनने या मानने को तैयार ही नहीं थे। माहिरू को अब किसी मोर्चे का ही इंतज़ार था।